Yes, good morning students for class 9th and class 10th। पिछले 3 दिनों से हम लगातार प्रिपोजिशन पर बात कर रहे हैं। प्रिपोजिशन का यूज सेंटेंस में दो नाउन को जोड़ने के लिए किया जाता है और इसके तहत हमने इन, एट, ऑन, अपॉन, इनटू, ऑनटू, विद, बाय अनेकों प्रकार की प्रिपोजिशंस के बारे में जानने का प्रयास किया और ये कोशिश की कि पर्टिकुलर प्रिपोजिशन एक पर्टिकुलर प्लेस पर किस तरह से यूज की जाती है और किस तरह से उसके मीनिंग निकलते हैं। अभी तक हम छोटी कक्षाओं से केवल ये करते आए थे कि हमें 10 सेंटेंसेस दिए जाते थे, उसमें हम टीचर के द्वारा बताए गई वर्ब को उस स्थान पर रख लेते थे और इस तरह से हमारा वर्ब पूरा हो जाता था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि किस प्रिपोजिशन को किस स्थान पर क्यों यूज किया जाना चाहिए, इस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 9th और 10th में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी प्रिपोजिशन किस स्थान पर किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी। इसी तरह से आज हम प्रिपोजिशन के इस 4th पार्ट में जानेंगे कि फ्रॉम, सिंस और फॉर का क्या प्रयोग है। इसके तीनों के अर्थ एक ही निकलते हैं। फ्रॉम, सिंस, फॉर का मीनिंग है से, ये समय से पहले प्रयोग की जाती है। ये क्लियर है कि फ्रॉम, सिंस, फॉर का प्रयोग समय से पहले किया जाता है और समय से पहले प्रयोग कहां कहां किया जाता है इसको समझने का प्रयास करें। फ्रॉम का फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर टाइम एक्सेप्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी के साथ करते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को छोड़कर, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों में जहां पर समय से पहले से का प्रयोग किया जाएगा हम फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? दे विल गो देयर टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम मंडे। वे सोमवार से संगीत सीखने के लिए वहां जाएंगे। और ये भी देखिए एक चीज कि किसी भी सेंटेंस का अर्थ निकालने के लिए हम सब्जेक्ट को पहले लेंगे और उसके बाद इधर से चलेंगे। किस तरह से? वे सोमवार से संगीत सीखने के लिए वहां जाएंगे। तो इस सेंटेंस में हमने फ्रॉम का प्रयोग मंडे से ठीक पहले किया और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम समय से पहले अगर से आएगा तो उसके स्थान पर हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, ये निश्चित है। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस इज यूज्ड इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बिफोर द नेम ऑफ टाइम, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय के नाम से पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने ये सुना था कि निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, उसे आप अपने तरीके से ले सकते हैं। छोटी कक्षाओं में ऐसा बताया भी जाता है, गलत भी नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा और गहराई में जाकर इस चीज को सीखने का प्रयास करेंगे। कैसे? पार्ट्स ऑफ डे, दिन का कोई भी भाग है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, डाउन, नाइट, मिडनाइट, इस तरह के सभी समय सूचक शब्दों के साथ जो दिन से जुड़े हुए हैं, दिन या रात के किसी भाग से जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पर इनका प्रयोग सिंस के रूप में दिया है। दूसरे, पास्ट टाइम, अतीत काल का कोई भी समय हो, यस्टरडे हो, लास्ट के साथ कोई भी टाइम हो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट आवर, लास्ट मंथ, इस तरह से हम उनके साथ भी सिंस का प्रयोग करेंगे। आगे, नेम ऑफ टाइम, उस समय का नाम होना चाहिए। जैसे दिन के नाम होते हैं, 7 दिन होते हैं आपके, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सभी के साथ सिंस प्रयोग होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से इनके साथ सिंस का प्रयोग होगा। 7 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग होगा। 7th अक्टूबर कोई दिनांक है, उससे ठीक पहले भी सिंस का प्रयोग होगा। कोई ईयर है 1937, 2019, इनके साथ भी हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि ये बात स्पष्ट हो चुकी है
कि दिन का कोई भी भाग हो, समय हमारा पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इसमें हम टुमारो को भी ले सकते हैं, ये फ्यूचर का टाइम है। इसमें नेक्स्ट के साथ अगर यही समय, नेक्स्ट के साथ अगर कोई भी समय लगता है, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट मंथ, तो हम वहां भी सिंस का भी प्रयोग करेंगे। और नेम ऑफ टाइम, उस समय का कोई नाम है तो वहां भी हमने संडे, जनवरी 7 o'clock, 17 अक्टूबर 1937, 2019 का जो यहाँ पर प्रयोग किया है, यह भी ठीक वैसा ही प्रयोग है। हमने इन सभी में सिंस, फ्रॉम को जाना। अब फॉर को जानते हैं। फॉर का प्रयोग वहां होगा, फॉर इज यूज्ड इन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का सीधा सा अभिप्राय है वे समय अवधि होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर टाइम नहीं होना चाहिए। कितना समय, बहुत सा समय, थोड़ा समय, कुछ समय, इस तरह से वो इसके अंतर्गत आता है। जैसे हम देखते हैं फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, मैनी डेज, कई दिनों से, मैनी ईयर्स, कई वर्षों से, मैनी आवर्स, कई घंटों से, फ्यू टाइम्स, कुछ समय से, समटाइम्स। इस तरह से हम इन सब के साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। ऋतु हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस नून। तो हमने सिंस का जो प्रयोग किया नून, दोपहर से, यहां पर सिंस का प्रयोग टाइम के साथ किया, नून, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे। इससे ठीक पहले हमने सिंस का प्रयोग किया। दूसरा सेंटेंस दे सकते हैं, राजू has been flying a kite for 2 hours। अब दो तो हैं, अब ये आवर्स कौन से आवर्स है ये हमें नहीं पता है। अगर 2 o'clock होता तो हम यहाँ सिंस लगाते, 2 hours है तो हम यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ड्यूरेशन, इसको ड्यूरेशन में लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि। समय की अवधि से ठीक पहले हमने क्या प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग करना है। और पार्ट ऑफ डे, समय का कोई नाम है, पास्ट का कोई समय है, फ्यूचर का कोई समय है, उनके साथ हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप 2 या 3 बार जरूर देखें इसी वीडियो में, तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और कभी भी आपसे ये गलती नहीं होगी कि हमने सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है, फ्रॉम कहाँ लगाना है। अब आगे देखते हैं यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का जो अर्थ है वो है पास। तो ही सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास, वे कक्षा में मेरे पास बैठता है। तो यहाँ पर हमने बिसाइड का प्रयोग किया। नियर नहीं आएगा, नियर कुछ डिस्टेंस में आता है, बिल्कुल पास बैठने में बिसाइड का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं बिसाइड्स को यहाँ पर अतिरिक्त के रूप में, अलावा के रूप में हम बोलते हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त क्या है, तो रमेश बॉट ए पेन बिसाइड्स ए बुक। रमेश ने एक किताब के अतिरिक्त एक पेन भी खरीदा। अभी भी जब मैं आपको को बता रहा था कि वाक्य को बनाने के लिए, सॉरी, वाक्य का अर्थ निकालने के लिए हमें इधर से चलना होगा। रमेश, यहां से चलिए, रमेश ने एक किताब के अतिरिक्त एक पेन भी खरीदा, तो हमारा सही अर्थ निकल कर आएगा। अगर हम बोलेंगे रमेश ने एक पेन के अतिरिक्त एक किताब भी खरीदी, तो ये सही अर्थ नहीं होगा। तो हम इसका अर्थ निकालेंगे, रमेश ने किताब के अतिरिक्त एक पेन भी खरीदा। इसी तरह से आप बिहाइंड और आफ्टर को देख सकते हैं। बिहाइंड का मतलब है स्थिर अवस्था में, मेरे पीछे। व्हाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी, मैं कह सकता हूं ये स्थिर है बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी। लेकिन अगर गति की स्थिति है तो उसमें हम लेंगे ये, द कैट रन आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। देखिए यहां भी मैं अर्थ ऐसे निकाल रहा हूं, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी। पहले सब्जेक्ट का अर्थ निकालिए, फिर यहाँ लास्ट में जाइए और इधर से इधर चलिए, आपके सभी अर्थ सही आएंगे।
द ट्री वाज बिहाइंड माई हाउस, पेड़ मेरे घर के पीछे था। इस तरह पीछे यहाँ पर स्थिरता के रूप में है, पीछे यहाँ पर गति के रूप में है। अब नीचे लेंगे हम बिलो और अंडर को, ये भी प्रीपोजिशन है। बिलो माने भी नीचे, अंडर माने भी नीचे, लेकिन बिलो कहाँ आएगा, अंडर कहाँ आएगा, इसको हम समझते हैं इस तरह से। बिलो इज यूज्ड टू शो द सिचुएशन, स्थिति को दिखाता है। द चाइल्ड बिलो 4 years, बालक जो 4 वर्ष से नीचे का है, बालक जो 4 वर्ष से नीचे का है, इज नॉट अलाउड टू एंटर इट, अंदर जाने के लिए उसे अनुमति नहीं है। 4 वर्ष से नीचे के बालक को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर ये जो शब्द आया है बिलो 4 years, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। जब मैंने आपको ग्रामर के सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट में पढ़ाया था कि नाउन के जस्ट बाद आने वाले कुछ शब्द नाउन की ही विशेषता बताते हैं, तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तो बिलो 4 years का मतलब है चाइल्ड की विशेषता बताना, यानी 4 वर्ष से नीचे का बालक अंदर जाने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं है, अर्थात उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अंडर का मतलब है एक प्लेस, एक स्थान को दिखाना। अंडर इज यूज्ड टू शो द प्लेस ऑफ थिंग, किसी वस्तु का स्थान क्लियर करना, वो कहां पर है। द फॉक्स इज अंडर द ट्री, लोमड़ी पेड़ के नीचे है। लेकिन यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दी जाती है, अगर लोमड़ी पेड़ की छाया में है तो वहां हम इन का प्रयोग करेंगे। कैसे? द फॉक्स इज इन द शेड ऑफ ए ट्री, इन आए। मैं कल आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये इन आता है और किस तरह से ये अंडर आता है। प्रीपोजिशन 3 के माध्यम से हम कल कुछ अलग से प्रीपोजिशन सीखेंगे, लाइनों के प्रयोग सीखेंगे। ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 5 में हम कोशिश करेंगे और भी अधिक अच्छे तरीके से इन प्रीपोजिशन को सीख पाए। वो चैप्टर हमारा कहलाता है प्रीपोजिशन ट्री। उस चैप्टर को आप देखना न भूलें, उसे बहुत मनोयोग से तैयार किया गया है आपके लिए कि आपको किसी भी प्रिपरेशन का प्रयोग करना अच्छी तरह से आ जाए, आपसे एग्जाम में कोई गलती ना हो, आप अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें। ये बात मैं फिर कहूंगा कि जितना भी वर्क आपको कराया जा रहा है ये आप घर जाके जरूर करेंगे, ठीक। और जो भी वर्क आप करते जाएं उसके स्नैप मुझे भेजते जाएं। आपकी मैं अटेंडेंस भी रोज लगा रहा हूं और उसके साथ साथ ये भी मार्क कर रहा हूं कि कौन स्टूडेंट मुझे वर्क भेज रहे हैं और कौन नहीं भेज रहे हैं। आने वाले समय में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस के डाटा को कलेक्ट करके जो भी रिजल्ट बनेगा वो आपके फेवर में बनेगा। जो स्टूडेंट रेगुलर हमारी इस ऑनलाइन को अटेंड करते जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनके मार्क्स अलग होंगे और जो नहीं करेंगे उनके मार्क्स अलग होंगे। थैंक यू वेरी मच।